हेलो स्टूडेंट। वैसे तो आप सभी लोग अपने परिवारजन के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे, क्योंकि वर्तमान समय ही इसी प्रकार का चल रहा था। इसलिए सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आज से अपन काफ़ी समय से अपनी रुकी हुई पढ़ाई को ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ाएं, अर्थात प्रारंभ करें। तो आप सभी लोग, सभी छात्र छात्रा इसके लिए तैयार भी होंगे कि हमारी कुछ पढ़ाई हो। काफ़ी लंबी छुट्टी आपकी हो चुकी है, लेकिन पढ़ने से पूर्व आप लोगों का जो सिलेबस था 10वीं कक्षा का वो बदल चुका है और नया जो सिलेबस है अर्थात जो नई बुक आई है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार है। एनसीईआरटी का सिलेबस अपने पूर्व का जो सिलेबस था वही है, यानी सत्र 2016-17 में जो बुक चलती थी सेम वही बुक है। और पढ़ने से पूर्व अपने इस बात को एक बार देख लेते हैं कि काफ़ी समय से आप लोगों की पढ़ाई रुकी हुई है, अर्थात आपका दिमाग भी कुछ आराम की अवस्था में गया हुआ है। अर्थात विज्ञान में जो आपने न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे उन सिद्धांतों के अनुसार काम कर रहा होगा। इसलिए अपन इस एनसीईआरटी की बुक में जो पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल टॉपिक्स लेंगे, अर्थात जो सरल प्रश्नमालाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए अपने नोटबुक और पेन के साथ, जिससे अपन पढ़ाई प्रारंभ करें। तो अपन सबसे पहले जो प्रश्नमाला ले रहे हैं वो आपकी बुक में 5th नंबर पे एक प्रश्नमाला है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बुक्स में लिखा हुआ है समांतर श्रेणियां, और इसको अपन संक्षिप्त रूप में एपी द्वारा व्यक्त करते हैं। A means arithmetical, P means progression, arithmetical progression अर्थात समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा वो इस प्रकार से है, यदि अपन संख्याओं की एक ऐसी सूची लिखें या देखें या उसको महसूस करें जिसमें संख्याओं का पहला पद छोड़कर शेष पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ दें तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे समांतर श्रेणी का सार्वत्रिक अंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा लिखी आपने, संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची में सीरीज अंग्रेजी में सीरीज बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। सूची जिसमें
प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद छोड़कर शेष सभी पदों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। वह कहलाती है समांतर श्रेणी, या फिर इसकी डेफिनेशन अपन यूं भी लिख सकते हैं कि संख्याओं की सूची में प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, या फिर अपन इसको एक सिंपल भाषा में यूं लिख सकते हैं, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। तो किसी भी तरह से, यानी कहने का मतलब अपना ये है, जैसे संख्याओं की अपन सूची बनाए, ये जो संख्या होती हैं इनको अपन पद बोलते हैं श्रेणी का। संख्याओं की सूची में या समांतर श्रेणी के पदों को अपन देखें तो प्रथम पद को अपन इस तरह से व्यक्त करते हैं, प्रथम पद उसको A1 या सिर्फ A लिखते हैं, दूसरा पद, दूसरे पद का अर्थ होता है A2, तीसरा पद, तीसरे पद को अपन लिखते हैं A3, यानी जहां 3 लगाएंगे तीसरा पद हो जाएगा, एक के साथ 4 लिखेंगे, चौथा पद हो जाएगा 5 लिखेंगे, 5वां हो जाएगा 50 लिखेंगे, 50वां पद हो जाएगा। इसी तरह से एनवां पद, एनवें पद का संकेत ये होता है एन, तो ये एपी के अंदर पदों को दर्शाता है। यदि अपन ये लिखें A50 तो इसका हुआ 50वां, 50वां, यदि अपन 10वां पद लिखते हैं तो उसको लिखेंगे A10, ये हो गया 10वां पद। तो ये समांतर श्रेणी के अंदर पदों को एक सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात कोई एपी लिखे अपन, इसलिए आपने एपी मीन्स समांतर श्रेणी। सो एपी को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं A1, A2, A3, A4, अर्थात n पदों की समांतर श्रेणी होती है। लेकिन ये समांतर श्रेणी है तो इन पदों के अंदर अंतर बराबर होता है, अर्थात इसमें पहले पद में निश्चित संख्या जोड़ी, दूसरा आ गया, दूसरे में निश्चित संख्या जोड़ी, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इस तरह से निश्चित संख्या जोड़ है, उसे बोलते हैं सार्वंतर, सार्विक अंतर। और इस सार्वंतर का संकेत होता है D, जिसका फॉर्मूला
अतः साधारण अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ a2 माइनस a1 या फिर a3 में से a2 घटाओ या a4 में से a3 घटाओ an में से an माइनस an में से an माइनस तो इस प्रकार से यदि ये अपने पास पदों का अंतर बराबर आ जाए तो दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। अतः डी का मान सबके लिए बराबर आए तो वो समांतर श्रेणी अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं। इस प्रकार से अपन यदि इसको व्यापक रूप में लिखें तो व्यापक रूप में समांतर श्रेणी को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। व्यापक रूप में समांतर श्रेणी व्यापक रूप में किसी समांतर श्रेणी को अपन इस प्रकार से लिखेंगे a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 3 तो ये व्यापक रूप कहलाता है। अर्थात यहां पर अपने पास a का मतलब पहला पद है a मीन्स प्रथम पद और d सारणी ये व्यापक रूप कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन यदि कोई सूची दे रखी हो संख्याओं की कोई सूची दे रखी हो संख्याओं का समूह दे रखा हो एपी सिद्ध करना हो तो हम दूसरे पद में पहला घटाएंगे तीसरे में दूसरा घटाएंगे चौथे में तीसरा घटाएंगे। यदि वो मान बराबर आता है तो समांतर श्रेणी अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। किसी भी पद में डी का मान जोड़े तो अगला पद प्राप्त होगा। किसी भी पद में डी को घटा दें तो पूर्व पद प्राप्त होगा। जैसे आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a9 प्लस 2 यानी 9वें पद में डी जोड़ेंगे तो 10वां है और 10वें पद का ये भी सूत्र होता है a10 बराबर यदि आपको 11वां पद मालूम है तो इसमें से डी घटा तब भी 10वां आएगा। 9वें में डी जोड़ेंगे तो 10वां आएगा और 11वें में डी घटाए तो 10वां आएगा। तो इस प्रकार से कोई भी पद मालूम हो तो उसमें डी जोड़ने से अगला पद जस्ट अगला और डी को घटा सारणांतर को घटाने से पूर्व पद प्राप्त होता है। ओके, अब इसके बाद में अपन यहाँ पर अपनी बुक्स के अंदर कुछ प्रश्न है अभ्यास वाला 5.1 में। तो किस टाइप के प्रश्न है? बहुत ही सिंपल प्रश्न वाला है और प्रत्येक विद्यार्थी को थोड़ी सी मेहनत करने से ही समझ में आएगा। ओके, देखिए आपने बुक नई बुक है एनसीईआरटी की इस प्रकार से है और इस बुक्स के अंदर प्रश्नमाला 5.1 के अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये छोटा प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का है। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में जो संबंध संख्याओं का समूह दे रखा है वो सूची एपी है अथवा नहीं?
और हेतु कारण देते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी एक टैक्सी से अपन चलते हैं तो उसमें पहले किलोमीटर में 15 रुपए लगेगा, यानी 1 किलोमीटर का 15 लगेगा। अब इसके बाद आप हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए देंगे। जैसे मान लो कोई आदमी दूर जाएगा तो 2 किलोमीटर के लिए इसमें 8 देना पड़ेगा, यानी दूसरा पद आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर अगला पद फिर 8 देना पड़ेगा, 31 रुपए लगेंगे टोटल। फिर इस तरह से 8 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका पहला पद ये एपी है, क्योंकि प्रथम पद 15 और सार्वंतर यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए समान किराया लगता है 8 रुपए। सार्वंतर आपको यहाँ डी का मान दे दिया है 8, इसलिए एपी। बस इतना ही उत्तर है। सेकंड जो प्रश्न है वो इसमें दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में हवा भरी हुई है जबकि वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता, शेष बची हुई का 1/4। जैसे किसी सिलेंडर में समझने की कोशिश करना, ये एपी नहीं है, एपी नहीं, तो इसमें कारण नहीं देना है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रथम पद तो होगा लेकिन सार्वंतर समान नहीं। तो कारण लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सार्वंतर समान नहीं, इसलिए एक ही नहीं है। सही। देखिए समझने की कोशिश करें आप। अपने पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर 20 केजी गैस है, तो प्रथम पद तो 20 केजी हो गया। अब इसका 1/4 कम कर दिया पहले पंप में, तो 1/4 कम करेंगे तो इसका 1/4 5 केजी होगा, अर्थात पहले पंप के बाद कितना शेष कर देगा, 15 केजी। अब इस शेष का 1/4, अब 15 का 1/4 निकाल है तो 3.8 के समथिंग आएगा, यानी लगभग इसमें से 4 केजी कम हो जाएगी, यानी दूसरा पंप देंगे 11.2 के आसपास बचेगा, शेष का 1/4 बचेगा। देखो यहाँ 5 केजी कम हुआ, यहाँ पर 3.8 केजी कम हुआ है, तो इसका मतलब ये सार्वंतर बराबर नहीं है। प्रत्येक बार जब पंप कर रहे हैं तो बची हुई गैस का 1/4 होता है, इसलिए सार्वंतर बराबर नहीं है। तो ये अब इसके बाद में थर्ड प्रश्न दिया है इसमें कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का 150 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपए भर दीजिए हर किलोमीटर। तो इसका मतलब ये एपी हुआ 23 का एपी। क्यों? क्योंकि प्रथम पद तो 150 है, पहले मीटर का तो 150 और इसके बाद में सार्वंतर ये सार्वंतर इसमें 50 रुपए है, तो ये इसका रीजन हो गया, तो ये एपी है तीसरा। इसी तरह से प्रश्न हो रहे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का है, और अपन जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज तो हर साल बराबर नहीं बढ़ता है,
पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कम होता है, दूसरे साल में ज्यादा हो जाता है, तीसरे में उससे ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब इसमें सालांतर हर वर्ष का बराबर नहीं है, जबकि साधारण ब्याज समान रूप से बढ़ता है। पहले वर्ष में भी उतना ही लगेगा, दूसरे में भी उतना ही लगेगा, तीसरे में भी उतना ही लगेगा, चौथे में, पांचवें में, छठे में, कितने भी वर्ष। तो साधारण ब्याज से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो एपी होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाला एपी नहीं होता। तो कारण आप इसमें यही लिखेंगे सालांतर बराबर नहीं है। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से है, दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सालांतर डी आपको इनमें दे रखे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रथम पद और सालांतर ए और डी का मान दे रखा है। ए बराबर है 10, ए का मतलब प्रथम और डी सालांतर 10। ये पहला प्रश्न है। तो अपन को प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो प्रथम 4 पद ये अपना आंसर है, उत्तर। पहला पद तो आपको दे रखा है 10। A2 याद करें तो पहले पद में क्या जोड़ेंगे, सालांतर 20। A3 याद करेंगे तो दूसरे पद में फिर सालांतर जोड़, कितना आ गया 30। और चौथा पद अपना पास हो जाएगा, तीसरे में फिर सालांतर जोड़, ये आपकी 4 पद। तो इस तरह से आपको दूसरे प्रश्न के शेष प्रश्न करने हैं। शेष प्रश्न में आपको लिख देता हूं, ये आप लोग स्वयं निकालेंगे। ए का मान -2, डी का मान 0। तो जब डी का मान 0 है तो सारे पद सेम ही आएंगे, पहला भी वही रहेगा, दूसरा भी वही रहेगा, तीसरा, चौथा। तीसरा प्रश्न ए बराबर 4 है, डी बराबर -3। तो देखिए इसके प्रथम 4 पद, ये और बता देता हूं। प्रथम 4 पद, A1 बराबर 4, A2 बराबर 4। यहां डी का मान ऋणात्मक है। देखिए आपको ये बता देता हूं, इसमें आपने ये विशेष ध्यान रखना, नोट डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। तो यहां पर ऋणात्मक डी का मान है। तो जब दूसरे पद में से आप डी जोड़े, अब डी ऋणात्मक है तो जुड़ने के स्थान पे ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा पद, और यदि दूसरे पद में अपन इस डी को पुनः जोड़े, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, यहाँ डी ऋणात्मक होने की वजह से ये माइनस नहीं होगा, जुड़ने के स्थान पे नेगेटिव होगा। तो कितना बचा, -2। A4 चौथा पद याद करेंगे तो तीसरे पद में फिर 3 लगाएंगे तो आपके पास आएगा -5।
तो इस प्रकार से अपने पास समांतर श्रेणी के 4 और चौथा प्रश्न यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये आप सेम करेंगे। इसका फोर्थ प्रश्न ये है दूसरे का, a बराबर -1, d बराबर 1/2 और 5वां प्रश्न आपका ये है a बराबर -1.25 माइनस है, ध्यान रखना। d का मान भी इसमें माइनस में है, -0.25। तो ये 3 प्रश्न आपको करना है, दूसरा, चौथा और पांचवा। ओके, कोई भी प्रश्न नहीं हो तो पूछना। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न इसमें है 5.1 में ही अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सिंपल प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, इस एपी का प्रथम पद और सारणांतर याद करो। क्या क्या याद करना है? प्रथम पद व सारणांतर याद करो। प्रथम पद और सारणांतर अपन याद करेंगे, लेकिन प्रथम पद और सारणांतर याद करने के लिए प्रथम पद का मतलब एपी जब आपको देगा तो पहला पद जो दिखाई दे उसे लेते। सारणांतर के लिए दूसरे पद में से पहला पद दिखाना है, यानी डी का। तो इसमें आपको प्रश्न दिए हैं, जैसे पहला प्रश्न है, एक एपी है, एपी को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 1 -1 -3 2। ये पहला प्रश्न। अब आपको आंसर लिखना है प्रथम पद A1, पहला पद दिखाई दे रहा है। डी याद करें तो डी के लिए आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं A2 - 0। A2 का मतलब दूसरा पद और A1 का मतलब तीसरे नंबर वाला जो संख्या है इसमें, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। 4 पदों की संख्या तो दे रखी है, लेकिन एपी में अनंत पद है, आगे बहुत लग रहा है, कुल पदों का मालूम नहीं है अपन, लेकिन 4 पद दिए हुए हैं, शेष पद अपन को दे नहीं रहे। तो A2 मीन्स कितना है, यहाँ देखो A2 दूसरा पद 1, फिर माइनस A1 का मान 3, तो D कितना आया, 1 में से 3 घटाओ, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस। तो ये D का मान होगा। तो ये सारे प्रश्न तीसरे में आपको इसी तरह से करना है। अब शेष प्रश्न में आपको लिख देता हूं, तो आप करके देखना। सेकंड प्रश्न है इसका -5 -1 3 7 दोनों, पहला पद A का A1 और D का, ठीक है। नंबर 3 तीसरा है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 दो। ये भिन्न संख्या के अंदर आपको क्वेश्चन दिया है। और फोर्थ नंबर वाला प्रश्न है 0.6 1.7 and 2.8 and 3.9 दो। वही आपको पहला पद और सारणांतर आपको याद करना है। तो ये 3 प्रश्न आपको दिए, लेकिन इसमें ये भिन्न वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट को भिन्न वाला प्रश्न सारणांतर याद करना नहीं आता।
कई बार स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं। इस तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन आंसर प्रथम पद तो आप सभी को दिखाई दे रहा है, इसमें जो पहले नंबर पे है उसको लिख दो, बन गई। बी क्या करना है यहाँ सारांतर, बी का अर्थ होता है सारांतर, सिंबल है a2 माइनस a1, ये सूत्र है, अर्थात a2 मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद। लेकिन जब भी भिन्न संख्या बड़े वाली संख्या में जोड़ या घटाव होता है, प्लस या माइनस करना हो, तो एलसीएम लघुत्तम लेने के बाद ही उसका जोड़ घटाव होगा। तो यहां पर इसका लघुत्तम लेने तो तीन लघुत्तम लेने के बाद 3 का घात 3 में एक बार इससे गुणा करके लिखें, फिर माइनस 3 का घात 3 में एक बार, एक को अंश से गुणा किया 1, तो आपके पास कितना आ गया, b का मान 4/3। ओके, शेष प्रश्न आप लोग करेंगे। अब इसके बाद में आगे और भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न कौन कौन एपी है, जो एपी है तो उसका डी यानी सारांतर तथा इसके और 3 पद यानी जितने दे रखे हैं वो ठीक है, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। जैसे ये आपको दे रखी है एपी है तो 1 2 3 4 तो दे रखे हैं, अब इससे और 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी 5वां 6वां 7वां पद ज्ञात करना है। और सारे प्रश्न इसमें ऐसे ही होंगे, इसमें जितने भी प्रश्न दे रखे हैं सब में ऐसे ही करने हैं आपको। पहले चेक करो एपी है या नहीं, एपी हो जाए तो आगे के 3 पद ज्ञात करना है, यानी 5वां 6वां और 7वां सभी प्रश्नों में 4-4 पद दे रखे हैं। तो आपको 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है, एपी है तो, और एपी नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे, एपी नहीं है। ओके, तो पहले अपन एपी के लिए चेक करते हैं। इसको एपी के लिए चेक करें तो पहले डी क्या करना पड़ता है, डी का सूत्र अपन जानते हैं a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, या इस सूत्र को हम a4 माइनस a3 भी तो लिख सकते हैं। ये सारांतर का सूत्र है। यदि 4 पद है यहाँ पर तो दूसरे में पहला घटाया, तीसरे में दूसरा और चौथे में तीसरा। यदि ये तीनों बराबर आ गए तो एपी है, और तीनों बराबर नहीं आए तो एपी नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर a2 का मान 4, a1 का मान 2 बराबर, a3 का मान 8 ये 4, और a4 का मान 16 माइनस, तो यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा 4। ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आप यहाँ डज नॉट इक्वल लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एपी नहीं, इसलिए एपी नहीं। अब एपी नहीं है तो आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न अपन और देखते हैं। एक प्रश्न और देखें जिसमें दिया हुआ है 2 5/2 and 3 and 7/2। अब इसको एपी चेक करने के लिए अपन को आंसर तो कोई लिखना पड़ेगा ना। डी ज्ञात करें, डी बराबर a2 माइनस a1 ज्ञात करना है, पहले ये ज्ञात कर लो। चलो कितना आता है, a2 का मान 5/2 माइनस, तो इसमें तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम 2 हो गया, 5 माइनस 4 कितना बचा 1। चलो एक ये और क्या करते हैं, हम
A3 माइनस A2, A3 का मान देखो इसमें कितना है, A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2, इसको भी घटाएंगे तो ऐसे लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 माइनस यानी 1/2 सेम बराबर आ रहा है। तो अगर इसमें A4 माइनस A3 भी ज्ञात करें, 4 यानी चौथा पद कितना है 7/2 माइनस तीसरा पद भी एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 6 वही 1/2 सेम बनता है। इसका मतलब सारा अंतर समान है, और सारा अंतर समान है तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए AP है और D बराबर D का मान 1। तो आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, अब 3 पद आपको कौन कौन से निकालने हैं, 1 2 3 4 तो दे रखे हैं। अब इससे आगे 3 निकालोगे तो 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो A5 क्या है, A5 का मतलब क्या होगा, 4th नंबर यानी चौथे पद में D जोड़ दो, और चौथा पद ये 7/2 प्लस D 1/2, दोनों को जोड़ेंगे A6 याद करेंगे तो 5वें पद में D जोड़ना पड़ेगा। अब इस D को जोड़ेंगे तो ये लघुत्तम लेना पड़ेगा 2, 8 प्लस कितना हुआ 9। इसी तरह से A7 क्या करेंगे तो छठे पद में फिर D जोड़ दो, D का मान 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, लघुत्तम लेके जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। ओके, तो इस टाइप के इसमें कितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग उनको हल करके देखें। ओके, ये कुछ शेष प्रश्न हो रहे हैं, प्रश्नों की संख्या तो होगी बच गई, लेकिन इसमें देखिए मैंने कुछ दशमलव वाले, कुछ रूट वाले पद भी हैं और कुछ घात वाले पद भी हैं। तो इस तरह की सूची को अपन चेक करें कि भाई किस तरह से होंगे, या सूची समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, और यदि समांतर श्रेणी है भी तो उसके अंदर सार्वंतर कितना होगा, आगे के 3 पद क्या क्या होंगे। तो इसमें ये प्रश्न आप कर लेंगे, इन प्रश्नों में तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 प्रश्न में आपको बता देता हूं, 5th नंबर और 11, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में एक प्रश्न में रूट वाली संख्या है और दूसरे प्रश्न के अंदर घात वाली संख्या है, नंबर्स पावर वाले भी हैं एंड रूट्स वाले भी। वैसे देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न बिल्कुल सामान्य दिख रहा है आपको, D का मान 0 आएगा, सामांतर 0 है इसका, तो आगे के तीनों पद भी वही आएंगे, D का मान 0 आएगा, तो ये तो आप कर लेते हैं। तो एक ये बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, लेकिन ये बताने से पूर्व आप लोगों को रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा आदि भी आना चाहिए। जो रूट वाली संख्या होती है इनके जोड़ घटाव किस तरह से होते हैं वो एक बार पुनः देखें। जैसे √2 और √2 दोनों को गुणा करें, यानी रूट की दोनों संख्या सेम है और गुणा करें तो फिर उनका रूट रह जाता है। ओके, अर्थात यदि मैं ये ले लूं √3 गुणा √3 तो अब इसका मान क्या आना चाहिए,
3 आना चाहिए ना, रूट रह गया। लेकिन जब एक रूट की संख्या अलग हो दूसरी रूट वाली अलग हो, फिर भी दोनों को गुणा करें तो दोनों गुणा तो हो जाती हैं, लेकिन रूट ऐसे कैसे रहता है। देखो 2 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, 6 आया, लेकिन रूट लगा रहेगा। तो ये तो है रूट वाली संख्याओं का गुणा। अब अपन लेते हैं जोड़ने, रूट 2 प्लस रूट 2, इन दोनों को जोड़ना है तो रूट 4 नहीं होगा। यदि रूट 4 दे दिया तो ये बिल्कुल गलत। यहां रूट 2 रूट 2, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक आम दूसरा, एक और एक आम को जोड़े तो कितने आम होंगे, 2 होंगे ना, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है तो भाई आम की बात करेंगे अब। तो यहां रूट 2 और रूट 2, रूट 2 का मतलब एक विशेष आम है, और इस विशेष आम को इस विशेष आम में जोड़े तो विशेष आमों की संख्या 2 ही होगी। तो इन रूट 2 की 2 संख्या होगी, यानी 2 रूट 2। इसी तरह से यदि अपन और जोड़ करें, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, विशेषांक विशेषांक विशेषांक, कितने विशेषांक हुए आपके, 3 हो गए ना, 3 रूट 2, यानी 3 विशेषांक। तो इस तरह से जोड़ होगा, यानी एक आपको एग्जांपल दिया है मैंने आपका, कि आपने रूट 2 रूट 2 रूट 2 जोड़ा, तो इस तरह से आपका जोड़ होगा। अब आप लोग स्वयं देखें कि यदि मैं ये लिख दूं, सेम संख्या होनी चाहिए, तो फिर योग कितना आएगा भाई, 2 रूट 3, ये तो इस तरह से जोड़ना है। ओके, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 रूट 2 माइनस रूट 2, ये 3 है, ये 3 है, तो घटाएंगे तो 2 रूट 2 बचेगा नहीं। तो इस तरह से आपको रूट की संख्याओं के जोड़, घटाव और गुणा आना चाहिए, तो आपके रूट वाले प्रश्न बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ रूट का एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, पहले हम इसी को देख लेते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन, कौन से प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ है। तो आंसर दें तो पहले तो अपन को a2 माइनस a1 ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। यदि सारे पदों में d बराबर आएगा तो a3 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या करना है, a2 बोलिए, a2 मतलब ये पद 3 प्लस माइनस a1 का मान 3, तो कितना शेष बचा भाई, रूट, क्योंकि 3 से 3 तो कट ही गया, 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, रूट 2 बच गया। अब इसी तरह से अपन a2 माइनस a3 माइनस a2 क्या करना है, a3 मींस ये वाला 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब इसमें से दूसरा पद घटाएंगे तो दूसरा पद भी 2 पद वाला है, तो इसको इस तरह से घटाएंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, कोष्टक खोलेंगे, दोनों चिन्ह माइनस होंगे, रूट, तो यहां ये तो कट गया। अब आपके पास क्या बचा भाई, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो बचा कितना अपने पास, रूट 2 ही तो बचा, बराबर आ रहा है नहीं, बराबर आ रहा है, तो आप ये भी याद करके देख लो, a4 माइनस a3, a4 मींस 3 प्लस 3 रूट माइनस a3 का मान ये है कि दोनों पद ऋणात्मक होंगे, 3 माइनस 2 रूट 2। आपकी बात मैंने डायरेक्टली कोष्टक खोल दिया, इसकी तरह कोष्टक में लिख देंगे, फिर कोष्टक खोल देंगे, तो यहां भी 3 से 3 ये तो कट ही गया, 3 रूट 3 2, और ये है 2 रूट 2, 3 में से 2 को बता रहा है भाई, ये रूट 2 तो 3 है और ये रूट 2 2 ही है,
तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 रूट 2 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब 7 बराबर, इसलिए d बराबर कितना आ गया आपका 2। तो 80 है, ये क्या बन गई आपकी 80 है। 5वीं का उत्तर आ गया 80 है। देखिए यहाँ पर आपने घटाया है वो कुछ नहीं किया है, रूट की संख्याओं का घटाव ठीक से किया तो आपका उत्तर ठीक आएगा। अब आगे के 3 पद, आगे के 3 पद क्या करने, आगे के 3 पद। अब देखिए पहले तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 से दे रखे हैं, अगला क्या होगा 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां। तो आपको या 5वां 6वां और 7वां याद करना। 5वें का अर्थ होता है A5 का अर्थ होता है 4th नंबर में, 4th नंबर देखिए 3 + 3 √ 2 और इसमें 7वां नंबर जोड़ दें बराबर 3 तो ऐसे कैसे, और 3 √ 2 में 1 √ 2 जोड़ दो, कितना हो गया 4 हुआ नहीं। इसी तरह से A6 क्या करोगे तो A5 में जोड़ोगे नहीं तो 3 5 √ 2, फिर अगला निकालोगे A7 तो आपका हो जाएगा 3 + 6 √ 2। तो इस तरह से आगे के 3 पद होंगे। अब आपको एक प्रश्न और बता देता हूं, इसका 11 नंबर जो कि पावर के रूप में है, तो वो वाला और देख लेते हैं। यहां पर ये प्रश्न घात वाला है, पहले पद में 1 घात है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे पद में 4 घात हो गई। इस वाले प्रश्न को अपन करेंगे तो इस तरह से देखिए घात वाले पद में किस तरह से घटाव होगा थोड़ा सा नहीं कर लेना। 80 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले A2 - A1 करते हैं, A2 दूसरा पद -A1 का मतलब पहला पद। अब घटाएं तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन हमेशा निम्न घात आती है A, तो A - 1 बचा, ये इसका सॉल्यूशन है। अब अपन दूसरा याद करते हैं A3 - A3 का मान A2 है और A2 का मान A²। तो यहां से अपन कॉमन ले तो कॉमन कितना आ रहा है A², तो अंदर बचा A-। अब ये दोनों क्या सेम है, देखिए इसमें कॉमन A है, इसमें A² डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं, इसलिए अपन ये लिख सकते हैं AP नहीं, क्योंकि सारा अंतर ही बराबर नहीं है, तो AP नहीं। तो आगे के 3 पद भी आपको कैलकुलेट करना। तो इस तरह से आपने ये एक एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। और 5.1 में और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछो बेझिझक, और अभ्यास आप बराबर करते रहें। यदि आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया तो देखिए ये अपनी गणित विषय यानी मैथमेटिक्स इस प्रकार का विषय है कि बिना अभ्यास के सब कुछ कार्य भूल जाते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, फॉर्मूले इत्यादि सबको आप भूल जाएंगे। आपकी दिमाग की जो मेमोरी है उससे डिलीट हो जाएंगे। इसलिए आप अभ्यास यानी लगातार निरंतर कीजिए। और आप लोग वैसे भी काफ़ी दिनों से आराम की अवस्था में आपका मस्तिष्क था, इसलिए हो सकता है कि कहीं आपके विज्ञान में गति का नियम काम नहीं कर जाए कि भाई जो वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जो गतिशील हो तो वो गतिमान ही रहना चाहती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं हो गया हो कि आपका मस्तिष्क आराम की अवस्था में हो रही है, अब आराम ही करना चाहिए,
क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, क्योंकि ये 2 साल कोविड-19 के कारण आपके यूं ही गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा ही कोविड आता रहेगा और विद्यालय इसी तरह चलेंगे। इसलिए आप सतर्क हो जाइए और आगे की पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद में आप लोगों को इस पढ़ाई का महत्व समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।